शरद संखवार और आप देख रहे हैं APV न्यूज़, आवाज़ हर घर की। आज मैं मौजूद हूँ लखनऊ और हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी के माननीय MP आज़ाद जी। तो आइए जानते हैं उनसे उनके विचार कि वो आज इस समय जो उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है उनका क्या कहना है। सर, सबसे बड़ी बात तो आप अपना परिचय। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संखवार जी और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपको चल कर और सभी शुभचिंतक, सभी दर्शकों, सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। मैं MP आज़ाद हूँ, बहुजन समाज पार्टी का कार्य करता हूँ। जस लेकिन भी काम किया और स्वामी भी काम किया, जैसे आप काम किया, संगठन में रहा ऐसा कि आप पूछ रहे हैं कि आज की सरकार जो चल रही है, तो आज की सरकार चल रही वो कहीं सूचित है। सब देख रहे हैं क्या बोला जाता होता क्या है, सब देख रहे हैं। आए दिन घटनाएं हो रही पर शासन प्रशासन सुन नहीं रहा, पब्लिक पीटी जा रही है। तो आज की डेट में माननीय बहन जी ने भी कई बार ट्वीट करके इन चीज़ों का नगर भी किया है कि जो सरकारें आज चल रही वो एक तानाशाह एक तरफा, और ज़्यादातर देखा जाए तो आज विशेष एक जात दलितों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, OBC के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वो एक संवैधानिक रूप से नहीं बल्कि वो अपनी घोषणा हो सकता है। सर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने अपराध मुक्त प्रदेश कर दिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? कहाँ पर अपराध मुक्त हो गया? कहने के लिए आपको बंद कमरे में कुछ भी कहिए। अपराध मुक्त होता तो हाथरस कांड में एक तरफ हम हिंदू की बात करते हैं और आदमी बेटिया को जला देते हैं। कैसा हिंदू का न्याय? कहाँ का हिंदू है? वो भी तो बेटी हिंदू थी। अगर आप हिंदू की बात करते हैं हिंदू के साथ न्याय कीजिए ना। फिर उसको रात में पेट्रोल डाल जलवा दिया जाता है, आज तक अपराधी संरक्षण मिलता है। उसके बाद अभी आप लखीमपुर में घटना देखिए, तो लखीमपुर में दो बच्चियों को उठा करके उनके साथ गैंग रेप होता है, उसके बाद वो मार दी जाती, दयनीय स्थिति होती है, और उसके बाद भी सरकार वो लिपापोती चल रही है। कौन सा अपराध है? अलीगढ़ की घटना देख लीजिए आप, इसके देख लीजिए आप, बाराबंकी की घटना देख लीजिए आप। ऐसा कौन सी जिला है जहाँ पे नहीं? आए दिन ही चल रहा है। पब्लिक तो कहीं पर भी अब वो वजह क्या है बोल नहीं पा रहे। बहुमत में है, सब कुछ है, सरकार उनकी, केंद्र सरकार उनकी, लेकिन ये जनता जनार्दन है। जिस दिन वोट आएगा, जिस दिन इलेक्शन आएगा और जिस दिन वो बोलेंगे तो वो वोट की चोट देंगे। जिस दिन वोट की चोट देंगे तो अच्छे तानाशाह चलेगा, मुगल चलेगा, अंग्रेज चलेगा। तो ये तो छोटी सरकार है, चंद दिन की, 5-5 साल में चुनाव होता रहता है। हम तो कहते हैं, हमारी पार्टी माननीय बहन जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव करके देखिए, अभी अवकाश नजर आएगी कितनी है। ये तो EVM से घोटाला चल रहा है पत्नी। तो सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर पर लिखा जाता है, या मतलब किसी बहुजन समाज के जो बैनर बनते हैं, मैंने उसमें लिखा जाता है कि शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आपको क्या लग रहा है कि व्यक्ति शिक्षित हो गया है? क्योंकि मैंने देखा कि अलग अलग बहुजन समाज की इसमें पार्टियाँ उभर कर आ रही हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जानते हैं इस चीज़ को, कि बहुत सारी पार्टियाँ जो अलग अलग लेकर आ रही हैं। तो सर, इस तरह से क्या टुकड़े में लोग शिक्षित या संगठित हो पाएंगे? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी स्लोगन नहीं, परम पूज्य बाबा साहब का। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में इस चीज़ को दिया है, मुद्दों के दम में दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। ये परम पूज्य बाबा साहब, इसलिए बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं, मिशन मूवमेंट है, एक विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी का मेन स्लोगन है जो सर्वजनिता सर्वन समाज। बहुजन समाज पार्टी से एक जाति की, एक विशेष जाति की बात नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, 4 सरकारें बनी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो अपर कास्ट का हो, चाहे वो मुस्लिम हो, मिनॉरिटी हो, कोई भी हो, सबको माननीय बहन ने सम्मान दिया, और जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी थी उसकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। और आज टुकड़ों में बढ़ रहे, जो टुकड़ों में बढ़ रहे, जैसे आपने कहा है शिक्षित संगठित, शिक्षित को थोड़ा पढ़ लिया तो अपने आप शिक्षित मान लिया, तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने नहीं कहा। पढ़ाई होना शिक्षित नहीं हो सकता। आप प्रैक्टिकली रूप से आइए। जब तक प्रैक्टिकली रूप से आप नहीं आएंगे और अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने संविधान को नहीं समझेंगे, अपने लोगों को नहीं समझेंगे, तो वो शिक्षित नहीं होता है। शिक्षित कोई अब आप PhD डिग्री कर लीजिए, समाज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, नौकरी आप अच्छी कर सकते हैं, नौकर बन सकते हैं, शासक नहीं बन सकते। शासक बनने के लिए आपको प्रैक्टिकली आना पड़ेगा, खराब लगता है। और आज जो छोटे छोटे टुकड़ियों में तमाम पार्टियां बन रही हैं,
तो ये उस जमाने में भी मीर जाफर टाइप के लोग पैदा होते थे जो अपने अपने को हराते थे, अपने को काटते थे। आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा जो कुल्हाड़ी में लकड़ी का पेड़ पड़ा होता है और वो लकड़ी ही जंगल को काटती है। तो ये उन्हीं में के लोग हैं, ये कुछ चंद चालाक लोगों ने इनको बनाया है कि आप जाकर के अपने समाज में काम कीजिए, हम आपको पीछे से प्रलोभन देंगे और पीछे से आपको पैसा देंगे। वो फंडिंग करते हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अन्य जो भी दल हैं, वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए फंडिंग करते हैं। फंडिंग करके हमारे ही अपने व्यक्ति को उसको ऐसा दंगा करवाएंगे, ऐसा प्रमोट करेंगे कि तुम जाकर के समाज को तोड़ो। हमारे समाज में कुछ लोग जो पढ़े लिखे तो हैं, शिक्षित नहीं, अभी समझ में आएगा, पढ़े लिखे तो हैं लेकिन शिक्षित नहीं, उनको अपना जीवन यापन दिखने लगता है, उसमें उनको साधन दिखने लगता है। साल 2 साल 5 साल में तो वो हमारा इधर पार्टी का नुकसान अपना करते हैं, वहाँ भी अपना नुकसान करते हैं, फिर इनका शोषण होता है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले बात आई, जब चुनाव चल रहा था तो उसमें बात आई, तमाम प्रलोभन दिए गए, युवाओं को प्रलोभन दिया गया, किसानों को प्रलोभन दिया गया, लेकिन सरकार कितना खरी उतरी बात। आज परेशान है। हम तो गाय की चाय की बात करते हैं, चलो ठीक है, गाय हमारी माता है, हम दूध पीते हैं, लेकिन गाय की सुरक्षा भी करो। आज आपने गाय छुड़वा दी है, गाय को बांध नहीं सकता, गाय कुछ कर नहीं सकता है, और गाय को 10 हाथ देखिए। गाय के जिनको दुश्मन बना के मुस्लिम समाज को खड़ा किया गया, वो भी अगर देखते हैं तो उनको रोना आता है, चौराहों पे नुकसान होता है। गौशाला वो बोल रहे हैं कि हमने गौशाला और चारे के मामले में गौशाला बनवाई है, वहाँ पे हजारों की तादाद में गौशाला में जो है गायों का प्रबंध किया गया है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक बार वो उन गौशालों में निरीक्षण भी करें। एक आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं पहुँचा रहा हूँ, एक बार उन गौशालाओं में निरीक्षण विधिवत जरूर कर ले। गौशालाओं की ऐसी हालत है, मैं तो कई जगह गया हूँ, वहाँ पर न तो भरपेट जानवरों को चारा मिल पा रहा है, ना तो उनको दाना मिल पा रहा। पैसा हो सकता सरकार देती जरूर होगी, पैसा देती जरूर होगी, फंड आता है, लेकिन बिचौलिए क्या करते हैं, वहाँ तक नहीं जाती। गौशाला की ऐसी स्थिति है, वहाँ साफ सफाई तक नहीं। जिस गाय को हम माँ कहते हैं, और माँ आज हमारी गंदगी पड़ी हुई है, ना उसको बैठने की जगह है, ना तो उसको खाने की जगह है, वही चारा भूसा पड़ा रहता है। आए दिन प्रत्येक गौशाला में तमाम मतलब जो प्रेग्नेंट गाय होती है, उनके बच्चे होते हैं, कब खत्म हो जाते हैं पता नहीं, कब गाय खत्म हो गई पता नहीं, क्या खा रहे कुछ नहीं। इसलिए हम तो एक आह्वान करना चाहते हैं माननीय योगी जी को कि एक बार और निरीक्षण जरूर कर ले, क्योंकि गाय के नाम पर हमने हिंदू के नाम पर जो चीज़ मांगी है वो वहाँ तक पहुँची है कि नहीं। तमाम ऐसे भ्रष्ट नेता, बहुत अच्छा शासन चल रहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके बीच में जो शासन प्रशासन के लोग बैठे हैं ना, वो जातिवादी मानसिकता लेकर जब नीचे उतरते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए एक बार और निरीक्षण करने में सामने आ जाए। सर, बेरोजगारी पर हम क्या कहेंगे कि उन्होंने कहा था कि हम 1 करोड़ जो है रोजगार देंगे, और उसके बाद जो है प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह से हो गया, तो आपको क्या लग रहा है कि 1 लाख लोगों को बेरोजगार मिला? 1 करोड़ लोगों को देखो ऐसा है, इसमें मेरे से ज़्यादा आपने थोड़े दिन पहले देखा हमारे अमित शाह जी ने तो कहा था चुनावी जुमला है, तो उसमें हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो चुनावी जुमला था। वैसे भी सरकार रोजगार के नाम पे नहीं जाती, सरकार सिर्फ आई हिंदू के नाम पर, हिंदू बना मुस्लिम करके सरकार आई। तो उसके बाद में गाय और चाय पे आई, तो जो उन्होंने कहा उसमें 100 में 100% वो खड़े उतरे हैं। ठीक है, गाय की बात की, गाय छुड़वा, चाय पर उन्होंने मुद्दा चलाया तो ठीक है, चाय बेचो, वो तो कहते पकौड़े तलो। रोजगार कब बात की? रोजगार उनका 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसके तुरंत बाद माननीय अमित शाह जी ने उसको खटास कर दिया था। तो चुनावी जुमला है, और चुनावी जुमला है, जुमले पीछे नहीं जाता। आज अगर सच्चाई देखो तो जो नौकरियां थी वो खत्म करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, खत्म करने का काम किया है। आप जो छोटा सेक्टर उठाइए, बड़ा सेक्टर सरकारी उठाइए, BSNL उठाइए, एयर इंडिया उठाइए, रेलवे उठाइए, बिजली उठाइए, जितना भी आप देखें सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इनका मेन मकसद है कि रिजर्वेशन खत्म करना। इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को SC OBC सब समझे, सामान्य के भी उस दायरे में लोग आते वो भी समझे। इनका मेन फंडा है कि हम प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, जिसमें रिजर्वेशन होगा नहीं, और रिजर्वेशन सरकारी अगर होगा संवैधानिक नियम है तो रिजर्वेशन ले लेंगे, धरना प्रदर्शन होगा और भी तमाम चीज़ें होंगी। तो ये प्राइवेटाइजेशन इसलिए करते जा रहे हैं, एक तरीका से देश को गुलाम बनाते जा रहे हैं। देखो होता क्या है कि अंग्रेजों ने भी अगर हमारे देश पर राज किया तो ऐसे नहीं किया, वो धीरे धीरे सरकारों के लिए जिलेदार उस समय होते थे, राजा होते, छोटे छोटे राजा होते थे, उनको प्रलोभन दिया, उनको अपना गुलाम बनाया, और उनके गुलाम ऑलरेडी पब्लिक होती, जो वहाँ के लोग होते हैं वो तो अपने राजा के अधीन होते हैं, तो उन्होंने उनको खरीदा, धीरे धीरे करके हमारे देश को गुलाम किया। आज हुआ क्या, आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो अडानी अंबानी राज कर रहे हैं। आज अडानी और अंबानी राज कर रहे हैं, तो अडानी अंबानी व्यापारी हैं,
और व्यापारी सिर्फ भारत में तो व्यापार करता नहीं, उसका विदेशों में भी व्यापार है। हो सकता है कि उनको प्रलोभन और अच्छा मिल जाए कि हमारा आज तो देश पूरा गिर भी डाल दिया, अडानी के वहाँ पर डाल दिया, अंबानी के यहाँ डाल दिया। कल को अंबानी अडानी को अमेरिका ने खरीद लिया, इंग्लैंड ने खरीद लिया, या अन्य पाकिस्तान ने खरीद लिया, जो हमारा कट्टर विरोधी दुश्मन है उसने खरीद लिया, और इन दो खरीद करके हमारे देश पर राज कर सकते हैं। उसमें क्या करोगे आप? तो आज हमारी सेना जो भारत की सबसे बड़ी सेना और बहुत ही अभिन्न अंग और रीढ़ की हड्डी, मतलब एक सुरक्षा में देखा जाए तो आर्मी या डिफेंस की जितनी भी सेना है उनको भी आपने अपनी बना दी। अगली भी 3 साल 2 साल, क्या ये सही है सर? मेरे हिसाब से तो 200% बकवास है, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है। 3 साल 4 साल के लिए आप नौकरी दे रहे हैं, संविदा पर रख रहे हैं, क्या मतलब है इसका? भाई 3-4 साल के लिए जाएगा वो देश के प्रति थोड़ी सोचेगा। 6 महीना नौकरी और 6 महीना ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद नौकरी करेगा। 3 साल ये सोच जाएगा मैं 4 साल के लिए आया हूँ, तो देश के प्रति थोड़ी सोचेगा। अगर मान लीजिए कल को दंगा हो गया तो वो इससे प्राण का आयुध नहीं देगा, वो फिर अपना सेल्फिश काम करता है। तो आज की डेट में बेरोजगारी इतनी है, तो आप 4 साल छोड़िए, 4 दिन की नौकरी निकालो तो 40,000 फार्म आ जाएंगे। बेरोजगारी इतनी है। हम लोग रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं लखनऊ में, तो अभी देखते हैं हम लोग अगर एक आवेदन डाल देते हैं तो उसमें 100 नहीं तो 1,000 लोग आ जाते हैं। तो वो इतने पढ़े लिखे होते हैं, MA BEd PhD टॉप क्लास के लोग होते हैं, तो हम ऐसे प्रोफेसर बेरोजगारी है, क्या करेंगे? तो बेरोजगारी को काम नहीं मिल रहा, तो सोचो कि हम प्लॉट ही देते हैं। सर आपका बहुजन समाज पार्टी का 2024 का जो अभी लोकसभा का चुनाव होना है, उसके लिए क्या पार्टी तय कर रही है? कैसा उनका ग्राफ बन रहा है कि कहाँ से किसको किस तरह से उतारा जाए या किस तरह से टिकट दिया जाए? टिकट का देखो माननीय बहन जी पूरा निर्णय लेती है, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 4 बार मुख्यमंत्री ने, उनके शासन को आज भी लोग सराहते हैं, चाहे किसी मिनिस्टर से, चाहे विधायक से, चाहे हमारे विपक्ष में पार्टियां बैठे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का, किसी नेता विधायक से आप पूछोगे तो सबसे पहला नंबर अगर पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन अच्छा रहा है तो माननीय बहन जी का नाम आता है। तो वो निर्णय लेंगी तो इसको कहा जाएगा। बाकी धरातल पे हमारा काम चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले माननीय बहन जी ने लगभग 3-4 महीने पहले जो लखनऊ में थी तो उन्होंने सदस्यता अभियान चलवाया। तो सदस्यता अभियान चला करके सबको जोड़ा जा रहा, और सदस्यता अभियान से ही हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आज की सरकार भारतीय जनता पार्टी, जो आज वर्तमान सरकार ने प्रदेश केंद्रित लोग त्रस्त हो गए, लोग ऐसे त्रस्त हो गए हैं। वो अब देख रहे समाजवादी पार्टी में भी अब कुछ बचा तो है नहीं। समाजवादी पार्टी पूरा मुस्लिम समाज ने 99% दम लगा दी, सरकार नहीं आ पाए। तो भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई सरकार, जब भी कोई पार्टी हराएगी तो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी हराएगी और बहुत जल्दी हराएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।